अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, ये बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ कि इसमें कितना सदस्य होते हैं? 10 10 होगा। सदस्य। 10 होता है सर। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993। हाँ, 1993 में। 93। 93। याद रखिएगा। इसकी शक्ति केवल प्रकृति अनुशंसात्मक होती है, यानी सिर्फ अनुशंसा करती है ये। गलत है सर, गलत नहीं नहीं, नहीं सर। गलत है सर, ये गलत गलत है हो सर। गया। मुंबई इसके मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। जी। नहीं, न्यू दिल्ली, नहीं न्यू न्यू अच्छा सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मुंबई नहीं न्यू होगा दिल्ली, मुख्यालय इसका। न्यू न्यू दिल्ली, दिल्ली होगा, सॉरी सोशल न्यू मिस्टेक हो गया सर। दिल्ली। न्यू दिल्ली, बहुत बढ़िया। तो ये भी गलत हो गया। और बोलो, और बोलो। तो इसके अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश होना चाहिए। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो कौन होगा? मोदी जी जिसको बैठा दे। हाँ, देखिए, पहले यही था, पहले यही था, याद रखना है। लेकिन अब इसमें संशोधन हुआ है। संशोधन क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के ऑलरेडी आसीन न्यायाधीश, नहीं, ये बिल्कुल सही है। पहले कौन था? अध्यक्ष। अब क्या कर दिया? ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है ना, ऑलरेडी कौन? रिटायर्ड। याद रखिएगा, रिटायर्ड। रिटायर्ड, ऐसा नहीं कि जो भी है वही, याद रखेंगे। रिटायर्ड न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, याद रखेंगे। तो ये भी गलत हो गया हमारा, है ना। तो इसमें कौन सही है, बोलिए? एक नंबर तो सही है, इसी पहला बताइए दी सर पहला आप, एक ही को ना सही पहला होगा। सर। पहला सही नहीं है, पहला भी गलत, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती है, 10 नहीं। चलिए और बताइए, 10 होता है ना। और बोलिए, चलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य। चलिए, तो इसके सदस्यों की संख्या ऑलरेडी एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। सही कौन है? सही देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सिर्फ अनुशंसा करती है। किसी भी मामले में अनुशंसा करती है, कार्रवाई करने का अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नहीं है। सिर्फ सिफारिश करती है कि इसमें इस केस में इस तरह का काम हुआ और मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। इसमें किसी प्रकार का एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। सर इसका 5 सदस्य होता है सर, 5 सदस्य होता है। अरे यार, तो 5 सदस्य और एक अध्यक्ष हो गया ना। नहीं सर, 4+1। हाँ, 4+1। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। पहले था 5। चलिए, तो नहीं, गूगल पे तो 4 ही बता रहा, 4+1। ना, ठीक है, 1+6 है, सही है ये। चलिए, तो ऑलरेडी इसका जो अध्यक्ष होगा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी इनमें से जो सही है ऑलरेडी मुख्य रूप से इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, वो ऑलरेडी दूसरा सही है, याद रखेंगे। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 34, आगे बढ़िए। चलिए, 34, बिहार राज्य का मिथिला क्षेत्र का किस प्रसिद्ध विद्वान ने मीमांसा और वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है? बताइए। मंडन मिश्र ने। हाँ, बहुत बढ़िया, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र के बारे में कोई क्या कहना चाहेगा, बताओ। पर मंडन मिश्र जो थे वो 8वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, और बहुत उनको वेदांत विद्वान माना जाता था। और क्षेत्र का 12वीं शताब्दी में शंकराचार्य से भी और कुछ रिलेटेड है सर और इनका। और और शंकराचार्य से। और आर्षवीय थे शंकराचार्य सर। से शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को इन्होंने हरा दिया था। समझ गए? चलो, तो इसलिए विद्वान थे, याद रखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलो, 4। नेक्स्ट पॉइंट 35,
35 बताइए कि दो देशों के बीच में तेजी से एकीकरण का रूप को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। तो फिर उदारीकरण क्या होगा? वैश्वीकरण। तो उदारीकरण क्या होगा? उसमें मतलब कि बिजनेस में लेकिन उसमें रिबेट देना, जैसे अभी अमेरिका टैक्स बढ़ाते थे, उदारीकरण का एग्जांपल नहीं कर सकते हैं। वही टैक्स को खत्म करके थोड़ा सबको प्रलोभन देता है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ भी, तो वो हुए उदारीकरण। मतलब कानून में ढील देना, समझ गए? उदारीकरण हो गया। हाँ, हाँ, आधुनिक आधुनिक लिबरलाइजेशन कहिए ना, आजादी देना। हाँ, आधुनिकीकरण क्या हो गया? आधुनिकरण, ये हो गया। पहले आदमी आटा से हाथ से सानता था, मशीन से साना, तो मॉडर्न आधुनिकरण हो गया। मॉडर्नाइजेशन चल करना, उसको ट्रेडिशनल बढ़ावा फॉर्म में देना। आ रहा। देखो, सर ट्रेडिशनल फॉर्म में आ रहा चेंजेस को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर से भी होता है। ये हुआ लिबरलाइजेशन, ये हुआ का ज्यादा प्रभाव है प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन पर। और ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, है ना? ये हो गया मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना? और निजीकरण क्या है? अमेरिका में जो बिजनेस एकदम प्राइवेट, प्राइवेटाइजेशन। एलन मस्क का। और आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो दोनों मिली जुली है। ज्यादा पावर में आएगा गवर्नमेंट तो सीज कर देता है उसको कि तुम ज्यादा बढ़ रहा है, औकात में रहो। देखो, निजीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई भी पब्लिक सेक्टर को, शेयर को बाजार में यदि सरकार बेचती है तो उसको क्या कहते हैं? निजीकरण। 51% से अधिक हो गया तो क्या हो गया? वो निजीकरण हो गया, है ना? जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि जितने सारे हवाई अड्डा वगैरह है या रेल है, इसको निजीकरण किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार की हिस्सेदारी को कम किया जा रहा है, यही निजीकरण है। सही बात तो है। हाँ, ठीक है ना? चलो, इसका उत्तर क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर दो देशों के बीच के इकोनॉमी को आसानी से जोड़ दिया जाता है, यानी आसानी से किसी भी देश का वस्तु और व्यापार दूसरे देशों के लिए आसान पहुंच हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एलपीजी कब आया भारत में और किसने लाया? मनमोहन सिंह। 1991 में नरसिम्हा राव ने। हाँ, मनमोहन राव पॉलिसी है 1991। चलो, बहुत बढ़िया। 6 दिसंबर 1992 पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखित एक किताब है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 36। डबल फॉल्ट। हाँ, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे है? टेनिस 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 से से। जब दो बार लगातार गलत बहुत बढ़िया। सर्विस करते हैं तो एक डबल ही फॉल्ट होता है। हाँ, एक ही साथ डबल गलती क्या हो गया? टेनिस हो गया। चलिए, डबल फॉल्ट। सर्विस करता है सर, 2 बार कर देता तो उसी को बोलते हैं डबल फॉल्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर्विस के दौरान, है ना? चलिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा 37 हाई, और स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37। व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और यह ऑलरेडी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, सीएनजी होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक जो होता है मीथेन वो कौन सा गैस होता है? बताइए। मीथेन 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 सर। मीथेन यानी CH4। बताइए। बता। ऑक्टेन भी कुछ होता है ना सर, पेट्रोल उडोल में हाँ, शायद बिल्कुल ऑक्टेन बिल्कुल, नंबर। उसके विस्फोटक दर को कम करने के लिए किया जाता है। बताइए आप बताइए कि मार्स इलाका में दलदली क्षेत्र में कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। मीथेन। चलो, धान के जड़ में, हाँ, पानी के थी में। और बताओ, गाय चुगली करती है तो कौन सा गैस निकालती है? मीथेन मीथेन मीथेन। बताओ, CO2 ज्यादा प्रभावी है कि मीथेन प्रभावी है? मीथेन बहुत खराब है। मीथेन है सर। मीथेन CO2 का 25 गुना सर्वाधिक प्रभावशाली गैस ऑलरेडी मीथेन है, जो पर्यावरण को घातक पहुंचाती है। चलो, सर पानी में टंकी में जाता है, यही मीथेन है, करंट मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बिहार राज्य प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण, बिहार राज्य की प्रथम फिल्म पुनर्मिलन का निर्माण ऑलरेडी किसको जाता है, किसने करवाया था बताइए। भूपेंद्र नारायण सिंह करवाए थे सर। हाँ बिल्कुल, भूपेंद्र नारायण सिंह याद रखना है कब, 1931 में याद रखना है। और इसी के साथ बिहार में फिल्म, इसी के साथ बिहार में फिल्म बनाने का प्रचलन शुरू हो गया। तो ऑलरेडी कौन, भूपेंद्र नारायण सिंह याद रखना है। चलिए तो उत्तर हो हाल जाएगा, हमारा पहली फिल्म थी हाँ हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था। हरियाणा में, पानीपत में। हरियाणा का पानीपत। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा कब युद्ध हुआ था पानीपत का, 1556। 1556 में। तीसरा कब हुआ था जी, 1761। 1761 किसके बीच में हुआ, अहमद शाह अब्दाली और ये था सदर शिविर। मराठा था जी, हाँ मराठा था। मराठा और वही कौन, ने कहा था कि मेरे आंख से दो हीरा गायब हो गया, दो नैन, इस तरह स्टेटमेंट एक था, कोई पंडित जी का था। बिल्कुल। चलो ये बताओ कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, हेमू अकबर। तो इस पर इतिहासकार का स्टेटमेंट क्या है। वो युद्ध तो बैरम था उसके बीच, तो अकबर झूठ मूठ का खाली वो मुखौटा था। कहा जाता है कि ऑलरेडी एक प्रकार से इस युद्ध में अकबर के साथ दैवी शक्ति थी और दैवी शक्ति के कारण ही अकबर का विजय हुआ, याद रखिएगा। अन्यथा हेमू युद्ध जीत गया था, याद रखेंगे। लेकिन अंत में इसका आंख में तीर लग गया और बेचारा ऑलरेडी है ना घायल हो गया, ठीक है। इसलिए हेमू अपने लाइफ में 22 युद्ध लड़ा था, सब जीत गया, यही एक युद्ध हारा था। बिल्कुल, और वो भी संजोग बस, याद रखना है। तो ये दैवी शक्ति विजय थी, हाँ दैवी शक्ति विजय थी, याद रखिएगा। चलो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था जी, 1576। कालिंजर का अभियान कब हुआ था, 1545। 1532 में। 1601। चलो अगला पॉइंट। नहीं हाँ इसी में तो वो किया था, क्या नाम बोलता जो मर गया था, अकबर का पूर्वगामी शेरशाह सूरी। अरे यार, कंगना मांगा था, अरे अकबर का अंतिम अभियान कौन था बोलो। हाँ ये तो 16 से कलिंजर था ही, लेकिन कलिंजर एक उसका भी था शेरशाह सूरी का, जिसमें वो अग्नि। चलिए बिल्कुल। चौसा का युद्ध कब हुआ बोलो, 39। चौसा कहाँ है, चौसा बिहार, बक्सर में, अपना बिहार में। चौसा में दो नदी मिलती, चौसा में दो नदी मिलती है, कौन कौन, कर्मनाशा और गंगा। कर्मनाशा कहाँ में मिलती है, कर्मनाशा कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत से, रोहतास साइड से, विंध्य पर्वत में, विंध्य पर्वत के। पूछा था कि कर्मनाशा कहाँ से निकलता, डायरेक्ट जिला दिया हो तो बिहार का रोहतास। कैमूर पहाड़ी, कैमूर जिला। चलिए कौन शुभम, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 40। सर कालिंजर अभियान तो वो भी किया था ना सर, इब्राहिम से हुमायूं। अरे वो के शेरशाह सूरी किया था, उसी का नाम बोल रहे थे। 1545 में जो एक नृत्यांगना थी उसको मांगा था, तो बोला कि हम नहीं देंगे। किया था, हाँ उसी में बम विस्फोट में, अरे और उसी में बम विस्फोट में मारा गया था। चलो वही बोला था कि मैं एक मुट्ठी अर्थी के लिए अपना पूरा अर्थी साम्राज्य खो बैठा। बिल्कुल हाँ वो भी अभियान था। चलिए नागर शैली वास्तुकला का वह मंदिर कौन है जो कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बोलो। नागर शैली खजुराहो में होगा या तो सोमनाथ, मुझे हम आई थिंक सोमनाथ होना चाहिए। बोलो
सोमनाथ हम लेंगे। चलो डॉली कुमारी बताओ। या खजुराहो, यही दोनों से कोई एक होगा। चलो देखो देखो, हाँ देखो, आपकी नागर शैली में बना हुआ मंदिर जो है ये खजुराहो का है। यहाँ पर 64 काम कला का प्रदर्शन है। 64 काम कला का प्रदर्शन है और ये खजुराहो में है, ये मध्य प्रदेश में है। और चंदेल राजा ने निर्माण किया है 12वीं सदी में, 11वीं 12वीं सदी में चंदेल राजा धंग के द्वारा ये निर्माण हुआ है। याद रखेंगे खजुराहो, ध्यान में रखिएगा। चलो खजुराहो। चलो हम्पी का युद्ध कब हुआ था जी? हम्पी का युद्ध कब हुआ? 1565 में। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। मदुरै में। मदुरै। चलो मदुरै में सर। हाँ सोमनाथ मंदिर। तमिलनाडु में। हाँ सोमनाथ मंदिर कहाँ? गुजरात। 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 बहुत बढ़िया। बताओ 225 का आक्रमण फेमस। बताओ इस पर गजनबी हमला कब किया? 225। 217 में 225 चलिए 225। गजनबी का पहला हमला भारत पर कब था? 1001 में। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला वो अजयपाल किसी के विरोध था। अगला सवाल। चलो जयपाल के विरोध। क्वेश्चन नंबर 41। दक्षिण अफ्रीका शीतोष्ण हाँ घास चलो का बताओ, मैदान। दक्षिण पंपास, अफ्रीका के अर्जेंटीना में शीतोष्ण हो जाए। घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेज। हाँ प्रेरी 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 बेल्ट कहा जाता है, नहीं कहा जाता, बेल्ट कहा जाता। बेल्ट कहा जाता वेल्ड। है ना। चलो वेल्ड को। हाँ चलिए, उत्तरी अमेरिका, प्रेरिज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका के ध्यान से, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाएगा? डाउन्स प्रेरी कहा जाता। प्रेरी कहा जाएगा। चलिए दक्षिण अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना में। हाँ दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोला जाएगा? फिर तो हट है, हट। डाउन्स। पंपास। चलो बहुत बढ़िया। अर्जेंटीना का दिल है। हाँ और बताइए आप, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोला जाएगा? डाउन्स। डाउन्स हो जाएगा। डाउन्स। बहुत बढ़िया। डाउन्स हो जाएगा डाउन्स। और बताओ, ब्राजील के घास के मैदान को क्या बोला जाएगा? ब्राजील ब्राजील के घास को मैदान को क्या कहेंगे? भूल आ गए सर। चलो बोलो। कंपोज, कंपास है ना, कंपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोज बोलते हैं ब्राजील के घास के मैदान। ब्राजील भी दक्षिण अफ्रीका में। हाँ और बताइए, अच्छा अफ्रीका में। और बताइए, वेल्स हो गया सर। और बताइए कोलंबिया के घास के मैदान को क्या बोलेंगे? लानोज। क्या बोलेंगे? लानोज। लानोज। चलो लानोज। और बताओ यूरोप के घास के मैदान को क्या बोलेंगे? स्टेपीज है ना। तो सारा घास के मैदान को आप लोग देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 42। हाँ कहता है कि शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से ऑलरेडी किससे संबंधित है? याद रखना है, शब्द उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन, है ना। क्या होता है? म्यूटेशन। याद रखना है, जब किसी जीव के डीएनए में कोई अस्थायी परिवर्तन होगा तो उसे क्या कहेंगे? उत्परिवर्तन कहेंगे। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है आपका ऑलरेडी, है ना, जेनेटिक एरर से होता है। क्या होता है? जेनेटिकली एरर से होता है। याद रखेंगे, इसका संबंध डायरेक्ट डीएनए से होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें 4 गो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, नाइट्रोजनस एलिमेंट। क्या होता है चारों? बताओ।
ATGC, एडानिन, गुआनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। यदि RNA होगा तो एक हट जाएगा, वो क्या हटेगा? थायमिन सर, थाइमिन के जगह पर क्या होगा? यूरेसिल यूरेसिल, यूरेसिल। बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी ये सब क्या कोई में बदल जाता है। हाँ, ये सारा क्या करता है? सूचना को, इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी कलेक्ट करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कैरी करता है, याद रखेंगे। लेकिन जब जब इंफॉर्मेशन में एरर आता है, ऑलरेडी दोष आने लगता है, इसी को अनुवांशिक अशुद्धि बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अनुवांशिक अशुद्धि बोला जाता है। ये कब होता है? जब सेल डिवीजन के समय ऑलरेडी कहीं कोई विकार हो, तो उस समय ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आता है। तो किसी दोष के कारण सेल क्या होता है? डैमेज हो जाता है। और दूसरे पीढ़ी में यदि किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन में अशुद्धियां होती है तो विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने के कारण क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, जैसे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या है? ये DNA विकार का परिणाम है, याद रखिएगा, मिर्गी जिसको बोलते हैं। ये DNA जेनेटिकली ऑलरेडी दोष होती है, याद रखना है। तो ये क्या हो गया? अनुवांशिक अशुद्धि, दैट इज द उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 43। पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आया, कब आया बताइए? कैमा संविधान संशोधन? 73वें 74वें 73वां से शहरी वाला। हाँ, तो ऑलरेडी हमारा पंचायती राज जो है, इसका संबंध 73वां संविधान संशोधन से है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, याद रखेंगे। चलो और बताओ, 74वें संविधान का संबंध किससे? वो शहरी नगर पालिका कह सकते हैं। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? 11वीं अनुसूची पंचायती हो जाएगा, 12वीं हो जाएगा नगर पालिका। नगर पालिका। 11 में कितना विषय? 29 को, 18 को नगर, 18 को इसमें है शहर वाला में। नगर पालिका में। आर्टिकल 243 का संबंध किससे? यही पंचायती राज वाला है। और आर्टिकल 243A का संबंध किससे? ये नहीं, डी में रिजर्वेशन है। भाग 9 का, पंचायतों का गठन। भाग 9 का संबंध किससे? भाग 9, हाँ, भाग 8 में क्या भूमि से है? सर, भूमि से, भूमि पंचायत से, पंचायत से। अब भाग 9, पंचायत से भाग 9, भाग 9 का संबंध किससे? इसी से शहरी वाला पंचायत नगर पालिका। नगर पालिका से। चलो बहुत बढ़िया। 9 के ख में क्या है? चलिए, 9 के ख एगो है। हाँ, तो उसी से रिलेटेड है, नगर पालिका से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और बोलो, और बताओ आप इसमें और बताओ कि अनुसूची 9 क्या है? सहकारिता है। अनुसूची 9 क्या है जी? अनुसूची भूमि है। बोलो। न हाँ, अनुसूची 9 क्या है? भूमि सुधार सर। ना वो रिजर्वेशन वाला अनुसूची जो, उसमें जो कानून जब डाल देंगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकता, उसका पावर में। हाँ, सुधार और उसमें कई एक विषय को डाला जा सकता है। पहला विषय क्या डाला गया था? भूमि वाला, राजीव गांधी। भूमि सुधार, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। बिहार में, ठीक है, बिहार में भी मांग कर रहा है रिजर्वेशन को उसी में डालने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, अगला कुछ होगा, संशोधन हो ही सकता है। हाँ, चलिए आंसर हो जाएगा आपका 4। ओकरा लगी पावर में चाहिए ना सरकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार वाला काम सरकार को करने दिया जाए। चलिए, IUCN जो डॉक्यूमेंट्स है में वनस्पति और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियां होती है। तो जीवों और रेड सूची में ये लुप्त प्राय जो प्रजाति होगा उसको किस में रखा जाएगा? बोलिए। रेड में।
रेड सूची उसमें। रेड में रखा जाएगा। बहुत बढ़िया है ना। IUCN का पूरा नाम क्या? इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन कर हाँ, इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। चलो, सही जा रहे थे। हाँ, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 45। चलो और बताओ। 45 बलबन पूछेगा आपसे, बलबन बलवन। हाँ, पूछेगा आपसे, ये बताओ कि IUCN कब आया? 1900 IUCN 1966 है शायद, या फिर 1964 के आसपास। है ना। चलो अगला पॉइंट, कहता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, खरगोश। ऊपर कीजिए ना बलबन क्वेश्चन होगा बलबन। को ऊपर किया जाए बढ़िया से। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पाबोस की शुरुआत किया? बोलिए। बलबन 1266 में। सिजदा और पाबोस में अंतर कौन बताएगा? सीधा और पापोस, सीधा में पैर छू के प्रणाम का, पापोस में पैर को चूमना। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये बलवन किया था लोगों को अहंकार को तोड़ने के लिए और झुकाने के लिए, सत्ता को श्रेष्ठ समझाने के लिए लोगों को झुकाया ताकि हमारे खिलाफ कोई विद्रोह न कर दे। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 46। ये तो आखेट पर जाता था झूठ मूठ का नाम लगा। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन सामुदायिक विकास बैंक है जो संपार्श्विक की आवश्यकता के बिना छोटे छोटे ऋण प्रदान करता है। उसको कौन सा बैंक बोला जाएगा, ये बताइए। चलिए, उसको कौन सा बैंक बोला जाता है? सहकारिता होगा छोटा छोटा। हाँ, देखिए उसको क्या बोला जाता है? माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर बताइए। 46 46 बड़ा कीजिए। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है जी? मोहम्मद यूनिस। ये ऐसा ही नहीं बना, समझे? ये ऑलरेडी ये ऐसा ही नहीं बना। ये बांग्लादेश बड़ा, इसको कीजिए क्वेश्चन को। ऐसा ही नहीं बना, ये जानते अब नहीं बना हुआ है। मैं अभी तो बड़ा था, नोबेल प्राइज अभी तो बड़ा था। नहीं बना था सर, उतने पर आ जाता। अच्छा, चलो तो देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि कितना नंबर क्वेश्चन था जी? 46। 46। हाँ, कहता है बांग्लादेश में स्थापित एक सूक्ष्म वित्त संगठन और सामुदायिक विकास बैंक है जो अपनी आवश्यकता के लिए छोटे छोटे ऋण देता था। बहुत बड़ा काम कर दिया, समझ जाइए। मोहम्मद यूनुस ऐसे नहीं ये प्रधानमंत्री बन गया। ये क्या किया कि गरीब लोगों को छोटे छोटे दर पर पैसा देना शुरू किया और उस पैसे से लोग अपना बिजनेस शुरू किया। आज आपके यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसी के तर्ज पर है, याद रखिएगा। वो माइक्रो फाइनेंस शुरू कर दिया और इसके लिए बैंक का गठन किया, RRB का, यानी रीजनल रूरल बैंक का गठन किया, ग्रामीण बैंकों का गठन किया। कब? 1983 में, याद रखेंगे। 1983 में बैंकों का गठन किया, लोगों का, गरीब लोगों को ऊपर उठाया और इसे अपने को हीरो बना दिया। कौन?
मोहम्मद यूनिस, और ये आज प्रधानमंत्री बना हुआ है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि हवा की नमी को कौन मापता है? बोलिए। हाइग्रोमीटर। चलिए, हवा की नमी को जो मापने वाला उपकरण है उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं, यानी वायु में आर्द्रता कितनी है इसकी माप होती है, याद रखिएगा। तो उसको क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर बोला जाता है, हाइड्रो। याद रखेंगे। ठीक है, चलो 47 हो गया। 48, बिहार राज्य का प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान। भोला पासवान। भोला प्रसाद शास्त्री। हाँ, भोला प्रसाद शास्त्री, याद 3 बार रखना मुख्यमंत्री है। बने थे। हाँ, बिल्कुल। पहला थे भोला पासवान नाम है बिहार सर, में। भोला पासवान। हाँ, बहुत बढ़िया। ये कब की बात है? 1968। 1968 की बात। कार्यवाहक प्रधान मुख्यमंत्री बना। हाँ, 1968 की बात है, याद रखिएगा। बिहार का प्रथम पहला मुख्यमंत्री, बार बिहार में राष्ट्रपति इसी के बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन? बाबू विजय कृष्ण सिंह। चलो बताइए बताइए। पूरा में जन्म हुआ हाँ था। बताइए, कृष्ण सिंह जो है प्रीमियर पहली बार कब बने? बिहार का प्रीमियर कब बने पहली बार? 1937 में। चलिए 1937 में, बहुत बढ़िया। रिजाइन कब दे दिए? वही 6 39 अप्रैल में बने थे, मई जून जुलाई में। उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? 39 में सर। उन्होंने रिजाइन क्यों दिया? वो अरे कैदी को रिहा को लेके कुछ। राजनीतिक कैदियों को रिहा को लेकर ऑलरेडी उन्होंने रिजाइन दिया था। और दूसरी बार रिजाइन क्यों दिया 1939 में? दूसरी बार रिजाइन क्यों दिया 1939 में? नहीं पता सर। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी भारत को बगैर पूछे थोप दिया गया था। हाँ याद आ गया। और उसके बाद तेरे ऑलरेडी क्वेश्चन और है। गांधी का दिमाग गर्म हुआ और आंदोलन छिड़ना शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्रिप्स मिशन आते रह गया, कैबिनेट मिशन आते रह गया। अंततः देश की आजादी पर मामला सुलझा, याद रखिएगा। चलो सर जो 1937 में ये इस्तीफा दिए थे, कहे का मतलब उसमें राजनीतिक कैदी को क्या मतलब, ये आजादी चाहते थे या फिर उसको छोड़ दिया, उसके विरोध में किया? मतलब हमको एक क्वेश्चन आज भी कंफ्यूजन में, ये पता है इतने आंसर पता है, याद रखिएगा। समझे नहीं अरे आया। बिहार के गवर्नर से उन्होंने डिमांड किया कि जो भी राजनीतिक कैदी है रिहा अच्छा। करो। बोला कि ये नहीं रिहा करेंगे, लेकिन बोला मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दिया, तब रिहा किया, समझ गया। फिर ज्वाइन किए, याद रखना है। लेकिन दोबारा क्या हुआ? फिर इन्हें हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला हो गया। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी राबड़ी देवी। राबड़ी देवी, बहुत तेजू बढ़िया। भैया। चलो हाँ, अगला पॉइंट, बिहार का प्रथम गवर्नर। जयराम दौलत राम। वर्तमान में बिहार का गवर्नर कौन और कैमा है? 42 मोहम्मद मोहम्मद। केरल वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला केरल गया है। चलो बताइए, आप बताइए कि ये ऑलरेडी हमारा अभी वर्तमान में राज्यपाल किस राज्य से हैं? उत्तर केरल प्रदेश। से आए हैं। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से हैं, बिल्कुल सही है। चलो बहुत बढ़िया। आप बताओ कि आप राकेश कुमार, आप बताइए आपका चांसलर कौन है जी? वाइस चांसलर मेरा मगध यूनिवर्सिटी था सर उस समय। अरे यार, आपका गवर्नर होंगे और कौन रहेंगे? अरे आपका चांसलर कौन है? गवर्नर आरिफ मोहम्मद साहब। हाँ, आरिफ मोहम्मद खान, बहुत बढ़िया। चलिए अगला पॉइंट, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण से, वर्ल्ड एनर्जी दृष्टिकोण से या वर्ल्ड ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है? वर्ल्ड ऊर्जा दृष्टिकोण किसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बी बढ़िया, नंबर। चलो वेरी गुड। विधान हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विधानसभा सब सीट बेच दिया है सर। एजेंसी के सही बोले। चलो 49 के 2। चलो क्वेश्चन नंबर 50। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना था? 16.6। वेरी गुड। 2011 के अनुसार भारत में मुसलमानों का जो प्रतिशत था वो 14.2% था। कितना परसेंट? 14.2 याद रखिए। 14.2। 14.2 याद अच्छा, रखिएगा, एम बाई यहीं से खेलता है। है ना? और एम 7 बाई यहीं से हाँ, था। और 79.8 जो है हिंदू था, है ना? 79 लगभग 80% हिंदू याद रखिएगा। 14% जो है बिहार में आपका 16 से 17% मुस्लिम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट। अब तो बढ़ गया होगा। ना अभी भी 17% है। चलिए अभी नया डेटा जो आया है अब आपका इसमें क्या कहता है सर्वेक्षण, ये जनजातीय सर्वेक्षण में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया था। हाँ, नीतीश जी का। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आइए 51 क्वेश्चन। मलेरिया और काला जार किससे होता है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से? बोलिए। प्रोटोजोआ से। खा लो तुम। प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है ऑलरेडी प्रोटोजोअल डिजीज है। एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है, याद रखिएगा। एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है, याद रखिएगा, है ना? चलिए कालाजार, ऑलरेडी कालाजार की दवा का खोज का श्रेय किसका जाता है? बोलिए बिहार में कौन सा डॉक्टर है? अच्छा, बिहार के डॉक्टर हैं हाँ। लगता है हाल फिलहाल में उनका नाम चर्चा में था। बताइए कौन? मैं ऑप्शन दीजिए, बताएंगे। हाँ, मैं हिंट दे रहा हूं। नवादा का सांसद अजय ठाकुर का फादर। अजय ठाकुर का फादर सीपी ठाकुर थे का? हाँ, सीपी ठाकुर, याद रखेंगे, है ना? सीपी ठाकुर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये ऑलरेडी ये मेडिकल रिपोर्ट है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन बड़ा नंबर। फेमस आदमी, हम लोग के गाँव की तरफ आए थे एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा घर फतुआ हुआ, फतुहा। पटना जिला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 52। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर, बताइए। कर्नाटक। 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 कंफर्म? हाँ, लॉक कर दीजिए। वेरी गुड, और ये लॉक हो गया, याद रखिएगा। बताइए बांदीपुर किस लिए, किस जानवर के लिए ये प्रसिद्ध है? टाइगर। टाइगर, बहुत बढ़िया। और बताइए कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ है? वही बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। रैयतबाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? मुन्नू होगा किसके द्वारा? ना? 93 में नहीं, खंडवालिस 86 से 93 था, लेकिन 1820 में रैयत थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। थॉमस मुनरो, याद वही तो मुन्नू। बिल्कुल वो बिल्कुल। जब 93 जो बता रहे हैं ना, वो पूरी बड़े स्तर पर सबसे पहले तमिलनाडु हाँ, साइड चेन्नई की कहीं लगाया 53 था का थॉमस 2। मुन्नू 1820 में। उसको शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं अमित कुमार, सेट कीजिए उसको बढ़िया से। आप सेट हो गया है। ठीक तो स्क्रीन पे आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। 54। चलिए 54 देखिए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था किस कारण से महत्वपूर्ण था, ये बताइए। पूर्ण स्वराज मांग नहीं, ऑप्शन दिखाइए पहले। पूर्ण स्वराज 1929 में मांगा था, 30 में झंडा फहरा दिया था। पहला इसने, भाई जी क्वेश्चन को थोड़ा जूम कीजिए। हाँ पहला इसने भारत में, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव का पारित किया। इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव किया था। नहीं, वो तो 1926 में हो गया था। तो गलत, में हाँ तो इलाहाबाद गलत में हो गया गया। था 22। दूसरा इसने प्रांतीय चुनाव के बहिष्कार की बात किया था। ना, तीसरा होगा, सही है। चलिए इसने पूर्ण स्वराज के मांग के प्रस्ताव को पारित किया था। जी सर।
तो बताइए, अध्यक्ष कौन था 1929 में? तो बताइए लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल किसके नेहरू। हाथ में था? जेएल नेहरू सर। चाचा नेहरू। 1931 का कौन था? 31 का पटेल जी, कराची। पटेल। पटेल जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतिहास आपसे सवाल पूछेगा, आपने भगत सिंह को नहीं बचाया। चलिए, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 55 गा, गांधी जी को काला झंडा दिखाया था। बताइए, टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर है। बहुत बढ़िया। चलो बताओ, भारत के जीडीपी में किसका सर्वाधिक योगदान है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी? थर्ड 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 55% अब हो गया लगभग। कितना प्रतिशत? 53 या 55 अब हो गया। 60%। एग्जैक्ट नहीं पता, बट 50+ है। 60%। 60 नहीं, 55 है सर। 58 से 60, याद रखिएगा। चलो, अगला पॉइंट। चलिए बताइए, बिहार में, अरे बिहार के जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का योगदान क्या है? बोलो। अटका दिए अब तो बिहार। 58%। और बोलो, और बोलो, बिहार के जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान कितना प्रतिशत? 17%। कहाँ? ना, चलो सीधे, अभी अभी 8 दिन पहले न्यूज क्या आया? 8 दिन पहले न्यूज ये आया कि बिहार जीडीपी में ऑलरेडी एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ते हुए इंडस्ट्री अपना परसेंटेज बढ़ा दिया। तो इंडस्ट्री का कितना प्रतिशत बताइए? सेकेंडरी सेक्टर का कितना प्रतिशत? 22%, 22%। एग्रीकल्चर 20 था, दोनों बराबर चल रहा था, और ये लगभग ऑलरेडी इसी के आसपास था। अब सीधे इंडस्ट्री हो गया 22 और एग्रीकल्चर हो गया है। सर पहले ही आंसर लिख दिए हैं। हाँ, याद रखना है। चलो, तो ऑलरेडी इसका आंसर पलायन रुकना चाहिए। एकदम एकदम बिल्कुल चर्चा में आ रहा है ये बात। चलिए शांत किशोर सब डुबा देंगे। कुछ दिनों बाद पीतल और कांसा की मूर्ति हरी हो जाती है, इसका कारण क्या है? बोलो। संचारण तो अथी में होता है, पूरीजन ऑक्सीकरण होता है, हमको लगता है। बोलो। बी लीजिए ना सर। बी ले लीजिए, 1 करोड़ दीजिएगा, होगा जीत तो। देखिए, कॉपर जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, ठीक है ना? तो जो कांसों की मूर्ति को क्या कर देता है? हरा कर देता है, ठीक है? तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? क्षरण होता है, तो उसको क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे। चलिए, पानी के भी संपर्क में आएगा। अच्छा, कोरिजन। बिल्कुल कोरिजन वही ना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ। चलिए, अगला पॉइंट, क्वेश्चन। वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता सही समूह क्या है? बोलिए, महत्वपूर्ण देवता कौन थे वैदिक काल में? अग्नि, इंद्र, वैदिक, उत्तर सोम। वैदिक। हाँ बोलिए। अग्नि, इंद्र, सोम। सही सर। पकड़े। अग्नि। सही बताए, ठीक है। अरे यार, अग्नि है जी, अग्नि का तो स्थान दूसरा था जी। तो इसमें जो दिया है उसके अनुसार तो वही है ना? अरे यार, नहीं, उत्तर वैदिक में इंद्र को कम वैल्यू हो गया था और प्रजापति का वैल्यू बढ़ गया था। सुनो, इंद्र का चर्चा 250 बार है यार, अग्नि का चर्चा 200 बार है जी। चलो, इसमें है ही नहीं लग रहा सर। इसमें नहीं है ना? हालांकि इसका ऑप्शन ऑलरेडी गलत है, आंसर होना चाहिए, लेकिन इंद्र पहले होना चाहिए, अग्नि बाद में। समझ गए? ठीक है, इंद्र पहले होना चाहिए, अग्नि बाद में। आंसर हो जाएगा ए। इंद्र को पहले कर दीजिए और अग्नि को बाद में कर दीजिए, उसके बाद सोम कर दीजिए। ठीक। इंद्र किसका देवता थे? बोलो। वर्षा के देवता थे कि युद्ध के देवता थे? पानी बरसाते थे इंद्र भगवान, तब ना कहते हैं इंद्र देव रूप। नो 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 नो, वर्षा के देवता वरुण थे, याद रखिएगा। वो तो आंधी पानी था। वरुण थे, याद रखना है। वर्षा का देवता वरुण, याद रखिए। मारुत कौन थे?
यहाँ मरुत थे, आंधूप आंधी पानी का, आंधी का देवता मरुत थे, याद रखिएगा। वो इंद्र भगवान युद्ध के देवता था, हाँ बीच में आ जाते हैं, कर्ण अर्जुन के बीच में आ युद्ध जाते हैं। के देवता थे, याद रहे। अग्नि देवता क्या करते थे? ईश्वर और मानव के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे। हाँ है तो उधर। और सोम, इंटरमीडिएट। हाँ, और ऑलरेडी सोमदेव का चर्चा कैवे मंडल में? सोमदेव ऋग में 10वें सोमदेव। मंडल में होगा, 9वें मंडल में। 9वें के 10, 9वें मंडल में। बहुत बढ़िया। 9वें होगा। चलिए, शूद्र का चर्चा किस मंडल में? शुक्र, और किस सूक्त में? पुरुष सूक्त में। हाँ, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त। बहुत बढ़िया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, पुरुष सूक्त में ही वर्णन किया गया क्या कि ब्रह्मा मुंह से ब्राह्मण क्षत्रिय बिल्कुल बिल्कुल, उसमें यही सब है ना? आ गया था, अंतिम में आ गया था, अंत में आ गया था। चलिए, ताजमहल की प्रकृति, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बोलिए। औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगाबाद बिहार? ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। संभाजीनगर। बहुत बढ़िया। यही तो हाल फिलहाल में विवाद हुआ है। हाँ, और बताइए, संभाजीनगर अब हो गया। बीवी का मकबरा संभाजी। बीवी का मकबरा किसके याद में बनाया गया था? रबिया उद दौरानी के याद औरंगजेब में, की अपना पत्नी। पत्नी था उसका, औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब की पत्नी दिलरस बानो बेगम, दिलरस बानो बेगम, याद रखिएगा। ठीक है ना? और रबिया उद दौरानी क्या है? चलो, उसी से संबंधित है, लेकिन इसका मूल नाम जो है दिलरस बानो बेगम था। ओ, चलिए, और इसको किसने बनाया था? बोलिए। औरंगजेब ही तो बनवाया था। हाँ, इसको औरंगजेब बनवाया था। इसको बनाया था आजम शाह, अपनी माँ की याद में। आजम शाह बेटा था किसका? औरंगजेब का। अभी जो रिसर्च आई है उसमें इतिहासकार कहा है कि इसका निर्माण औरंगजेब नहीं बल्कि उसका बेटा आजम शाह अपनी माँ के याद में करवाया है। चलो, वाह। अगला क्वेश्चन 59। क्वेश्चन नंबर 59। भारत में किस क्षेत्र में बेरोजगारों चलिए, का तो भारत में किस क्षेत्र में बेरोजगारों का प्रकार जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसको किस रोजगार में रखा जाता है? बेरोजगार में बोलो। प्रचंड बेरोजगारी से। प्रचंड बेरोजगारी। एक नंबर। क्या होगा? बोलिए। एक होगा सर, प्रचंड हमको लगा बेरोजगारी। कैसे होगा? बोलिए। एक कैसे होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी होगा ना सर, अगर उसको कृषि के क्षेत्र में जो लगा हुआ है, एक जगह पर 5 आदमी लगा हुआ, तो उसको क्या कहेंगे सर? उसी को तो हाँ, कहते हैं प्रचंड। बहुत बढ़िया। जैसे देखिए, 5 कट्ठा जमीन है, 5 भाई लगा हुआ है, उत्पादन 5 और मन बाल हुआ, बच्चा सब लगा हुआ है। और यदि 2 को हटा दिया जाए फिर भी उत्पादन 5 मन है। इसका उससे मतलब फालतू लगा हुआ है कि नहीं? जी सर। इसी को अच्छा, तो प्रचंड, कंपटीशन भी तो वही है, 10 हाँ, को सीट है, 50 बच्चे हैं, तो वो भी हाँ, तो हाँ, प्रचंड तो बेरोजगारी सुनिए, है। उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है? और संरचनात्मक में क्या होता है सर? हाँ, इसको भी थोड़ा बता दीजिए। बताइए, भारत में कैसा बेरोजगारी है वर्तमान में? संरचनात्मक है। हाँ, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी वहां बेरोजगारी पाई जाती है संरचना के अभाव में, निर्माण के अभाव में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे भारत, मान ले कि बिहार में पटना में इतना जमीन है और यदि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा कि नहीं? लेकिन नहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर पूरा खेत पड़ा है, कारखाना होता, लोगों को रोजगार मिलता कि नहीं? तो संरचना के अभाव में, निर्माण के अभाव में जो बेरोजगारी पाई जाती है समाज में उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, जो वर्तमान में भारत में है। मौसमी बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी है जिसमें 4 महीना काम और 6 महीना 7 महीना बैठो, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? खेती-बाड़ी है। मौसमी बेरोजगारी, याद रखना है। ठीक है ना? सीमांत, दशहरा में भी अभी मौसमी बेरोजगारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 60।
सर महात्मा एक और बेरोजगारी होता है, मतलब हम योग्य हैं लेकिन उसके योग के हिसाब से काम नहीं मिल रहा, वो क्या होता है? हाँ, युग के मतलब बोलिए फिर से। मतलब कि हम अपना योग्य हैं लेकिन हमको जितना योग्यता उसके आधार उस हिसाब से हमको काम नहीं मिल पाता, उसको क्या हाँ, बोलता है वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि मान लिया कि आप ऑलरेडी बीए हैं, है ना, और खोज रहा है आपको एमसीए चाहिए, है ना, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है तकनीकी हाँ बेरोजगारी, यानी कि तकनीकी के अभाव में, यानी एक तकनीक के अभाव में, एक कुशलता के अभाव में जो आपके अंदर बेरोजगारी पाई जाती है, उसको ऑलरेडी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत सरकार 2009 में शुरू किया, सही है जी? हमको लगता है 2010 में लागू हुआ था, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर समथिंग शायद, थोड़ा हाँ, डाउट में। बाद ये हुआ था 2006 में, समझे? चलो 6 में। 6 में, है ना? चलिए, तो अच्छा, नरेगा से मनरेगा बदल दिया था 10 में। नहीं ना, देखिए देखिए, ऑलरेडी पहले क्या था, ये 200 जिला में लागू था, नाम था नरेगा, तो इसको क्या कर दिया 2008 में मनरेगा, और 2009 में पूरे भारत में लागू कर दिया था, याद रखना है, ठीक है? लेकिन शुरुआत तो यार 2008 में ना हुआ, सॉरी 2006 में ना हुआ, मनरेगा नरेगा किस जगह 2006। नरेगा का स्टार्ट हुआ तब 6 देंगे, मनरेगा तो 8। हाँ, मनरेगा 2008 और पूरे भारत में 2009, याद रखना है, ठीक है? चलो, तो ऑलरेडी शुरुआत हो गया था 2006 में, तो पहला हो गया गलत। चलो दूसरा, इसे काम के अधिकार के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। इसे जानते हैं, इससे मजदूर लोग को जबरदस्त लाभ हुआ। चलिए ऊपर कीजिए, बैठल बैठल पैसा मिल रहा हो क्या? सही बोले। चलो नेक्स्ट, अगला, हाँ, इसके लाभार्थी को 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता, जिसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। उसको इसे बढ़ा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। चलो सब सही है। अगला क्वेश्चन, भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है? बोलिए। यही पाटलिपुत्रा, अच्छा, जहाँ फर्रुखसियर का राज्याभिषेक हुआ था। हाँ, और चलिए बहुत और बढ़िया। क्या उदयन बसाया था। हाँ, 600, देखिए 629 में आया है ऑलरेडी, और 42 में निकल गया। 645 तक रहा है, याद रखिएगा, 16 साल, ठीक है? 45 तो फिर चीन चल जाता ना 42 की तब में। हाँ, इसी का निकल रहा है, 645 तक कहा जाता है, 16 साल, और उसके बाद 635 में ये राजगीर गया है, याद रखिएगा, राजगीर, ठीक है? लेकिन विशेष वर्णन किसका किया है? पाटलिपुत्रा का, याद रखेंगे। अपने यात्रा वृत्तांत में ऑलरेडी पाटलिपुत्रा का जबरदस्त वर्णन करता है, और कहता क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर बड़े बड़े स्तूप हैं का, यानी बौद्ध स्तूप की बात करता है, याद रखिएगा, ठीक है? और इसके विवरण से पाटलिपुत्र, हाँ, और इसके विवरण से पाटलिपुत्रा के विनाश का भी पता चलता है कि प्राचीन काल में कितना बढ़िया शहर था जो अब रहा नहीं। तो विनाश की भी बात करता है पाटलिपुत्रा का। कौन? तो ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जब आया तो भारत में राजा कौन था जी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। चलो बहुत बढ़िया, तो ये क्लियर है। इसके पहले आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग। बताइए फाहियान कब आया? फयान 400 पूछ उसमें आया, तो फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, 399 से लेकर 411 के बीच में, है ना? चलिए ठीक है, 5वीं शताब्दी आइएगा। हाँ बहुत बढ़िया। और ईद सिंह कब आया जी? ईद सिंह नाम सुन, 7वीं 8वीं शताब्दी में है शायद, 675 ईडी में आया, है ना? चलिए, किसका काल था ईद सिंह के समय? कोई विशेष काल नहीं था। चलिए,
तो ऑलरेडी कोई राजा होगा ना। हाँ, ये क्षेत्रीय युद्ध अभी चल रहा था, क्षेत्रीय राजा हावी था उस समय। चलिए, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अगला पॉइंट 62। अब रह दीजिए सर। बस 5 क्वेश्चन और ले लेते हैं, हिंदी जी के खत्म कर देते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की आजादी देता है? 25। 25 से 28। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन 63। सैंडस्टोन, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर ऑलरेडी किस प्रकार का ऑलरेडी उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है? छट्टी पत्थर। तो तलछटी पत्थर है। छट्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 64। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? टुंड्रा वन छोटी ये झाड़ी बताते हैं सर। इस कहीं पूछा वनस्पति हुआ का है। हिस्सा है या समशीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती है, और यह मॉस और लाइकेन ऑलरेडी यहाँ पाया जाता है, यह प्राकृतिक वनस्पति का यहाँ विकास सीमित होता है। क्या होगा उत्तर? आई थिंक 4 होना चाहिए। आप बताइए डाउट में। हाँ, समशीतोष्ण। नहीं सर, ये होगा। हाँ, देखो देखो कौन नहीं है, तो समशीतोष्ण क्यों होगा? अरे समशीतोष्ण नहीं होगा। 63 के बाद ही होता है, याद प्राकृतिक रखिएगा। वनस्पति का विकास में सीमित होता है सर, वहाँ हाँ, नहीं होता। तो ये गलत हो गया। चलो अगला पॉइंट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। चलो, आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है, यानी कान का कौन सा भाग है जो आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है और सुनने में हमको मदद करता है? काली। इसी को बोलते हैं हम लोग पिन्ना, कर्णपाली पिन्ना, है ना। चलो अगला पॉइंट। हाँ, अगला पॉइंट बताओ। प्रकाश वर्ष दूरी। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी तय करते हैं हम लोग, दो एस्ट्रो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। 9.46 × 10⁻15 मीटर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये प्रकाश की दूरी का इकाई है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 67 आइए पहले। हाँ, न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर समिति, राजेंद्र कमेटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मकसद क्या था? मुसलमानों के लिए सामाजिक आर्थिक स्थिति को पता लगाना, है ना, और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को ही लागू करने का रहा भारतीय मुसलमान। चलिए अगला पॉइंट। कब आया था रिपोर्ट? ये ऑलरेडी आया था आपको 2005 का क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ, 2005 के आसपास आया था। चलिए नेक्स्ट। नीतीश जी लागू कर देंगे बिहार में? नहीं होगा, विवादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश में भारत को आंशिक राज्य दर्जा दिया गया है? बोलिए, आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है पुदुचेरी को। चलो, पुडुचेरी जहाँ विधान था वो आंशिक राज्य हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार शरीफ मध्यकाल में, क्या बात है, बीपीसी का क्वेश्चन है। बिहार शरीफ नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? बोलिए। वहाँ शासन का केंद्र भी बनाया गया था कुछ दिन के लिए आई थिंक शैक्षणिक केंद्र, वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी भी उदंतपुर, सब सही है। हाँ, शिक्षा और बिहार के लिए दरगाह भी है, ये है। अब प्रशासन के लिए, क्योंकि राजधानी चला गया था तुगलक के काल में, राजधानी कहाँ था बिहार का? बिहार शरीफ। यही बिहार शरीफ में था, और यही उदंतपुर यूनिवर्सिटी यही ना था। बिहार शरीफ, हाँ। और इब्राहिम बया जो है का मकबरा वहीं पे है, याद रखिएगा, क्योंकि उस समय इब्राहिम बया ही वहां पर प्रधान था। चलिए उत्तर हो जाएगा डी। लास्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 70। तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो बताइए किस प्रक्रिया के कारण इसका स्वाद और गंध में बदलाव हो जाता है? इसको क्या बोलते हैं? सड़न हो जाता है, अपघटन होता है, तभी ना सर। सी होगा सर। हाँ, ने कह रहा कि स्वाद में बदलाव हो जाएगा, गंध में बदलाव होगा, उसी को बोलते हैं क्या?
गंध में बदलाव होना, इसी को रेजिडिटी बोला जाता है। रेंसिडिटी इसी को बोला अच्छा जाता है। रेंसिडी हाँ, सड़न का मतलब आप खा एक नहीं और करवा सकते। दीजिए 71 को कर दीजिए। बिल्कुल, तो उत्तर हो जाएगा ऑलरेडी 3। दैट्स ऑल। जय हिंद फॉर टुडे। एक एक क्वेश्चन और करवा दीजिए सर। नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म खत्म हो गया, जीएस खत्म हो गया। चलिए थैंक यू।